नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर होगी प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा पर। बताएंगे इस दौरे में आज क्या रहने वाला है खास। इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। वहीं इस मामले में देश भर में प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके साथ ही नजर होगी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनी जेपीसी की आज 11 बजे होगी पहली मीटिंग। शुरुआत करेंगे न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वॉर्सो में होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ पीएम करेंगे बातचीत। अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। व्यापारिक प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पोलैंड यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, शांति का पैरोकार है भारत, समय युद्ध का नहीं। कोल्हापुर स्मारक का भी प्रधानमंत्री ने किया दौरा। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों का हाल बेहाल। वक्फ संशोधन विधेयक पर दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी नए कानून की देंगे जानकारी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 17 लोगों की मौत, 35 घायल। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए की अनुग्रह राशि की घोषणा। अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से की फोन पर बात। बंधकों के लिए तत्काल संघर्ष विराम के समझौते पर दिया जोर। काहिरा में होने वाली आगामी वार्ता पर भी हुई चर्चा। न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे की। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का यह स्पष्ट मत है कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त उभार देखने जा रही है। पीएम ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल है।
आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। नेस्कॉम और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि आने वाले 3-4 साल तक भारत का एआई मार्केट करीब 30-35% की स्पीड से ग्रो करेगा। यानी भारत को लेकर एक अभूतपूर्व पॉजिटिविटी चारों तरफ नजर आ रही है। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और एआई मिशन पर इसलिए काम कर रहा है ताकि आने वाले अनेक दशकों तक भारत बहुत आगे रहे। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मेड इन इंडिया गगनयान, मेड इन इंडिया गगनयान से अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और पोलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीयों को होगा। भारत और पोलैंड दोनों देशों ने आपस में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ आप जैसे सब साथियों को होने वाला है। साथियों, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पोलैंड में भारतीय समुदाय के सामने भविष्य के भारत की रूपरेखा रखी तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर भरोसा किया और कहा कि आने वाला समय भारत का ही है। हमको ऐसे लगा कि हम पोलैंड एंड इंडिया का और रिलेशनशिप बढ़ेगा इससे जरूर। और प्रधानमंत्री ने एक आगे कदम बढ़ाया, कोई नहीं सोचा अभी तक। वो जो हम इधर टैक्स पे कर रहे हैं उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के बारे में कल एक पैक्ट होगा, सो वो हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत टाइम से सब प्रॉब्लम्स आती थी इंडिया में ट्रैवल करने में, टैक्सेस के अंदर और भी डिफरेंट रूल्स के अंदर। अब वो सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। और जो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा वो था हमारे टूरिज्म को हमें बढ़ाना। और उसमें भी एक और खास चीज है, इंडिया के एक एक्सपोर्ट आइटम है बहुत ही यूनिक, वो है योग एंड आयुर्वेद। ये हमारा जो है एक मेन मिशन होना चाहिए, इंडिया को टूरिज्म को बढ़ाना और इंडिया के ज्ञान को और बांटना। काफी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको बाहर से लाना है, लेकिन अभी जो मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी ने चलाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और इससे बहुत ही फायदा होगा भारत को। आज तक ऐसा था कि हमारी पहचान जो मतलब अभी 6-7 साल हो गए यहाँ रह रहे, जो पहचान थी हाँ फॉरेनर, बट जब से मोदी जी आए हैं तब से जो अपने इंडिया के प्रति लोगों का देखने का जो नजरिया बदल गया है। तो मतलब बाहर रह के हम ज्यादा फील कर पा रहे हैं कि इंडिया किस लेवल पे अभी है। और जो वर्ल्ड लीडर बोलते हैं ना मोदी जी को, वो ऐसे ही नहीं बोलते, ही डिजर्व टू बी वर्ल्ड लीडर। तो अभी जो मीटिंग है उससे हम और ज्यादा इंस्पायर हो गए और उनके जो बोलते हैं हमारा भारत किस
और जा रहा है, वो और हमें इंस्पायर कर रहा है। और नो वंडर कि कल जाके भारत एक नंबर पे रहेगा, विश्व गुरु। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी जो पोलैंड में है वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों ने उन्हें कितना इंस्पायर किया और इसके साथ साथ आने वाले समय में भारत किस तरह से अपने आप को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई तरह की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है, ये युग युद्ध का नहीं है, शांति का युग है। इसके अलावा भारत के अंदर विकास के जो तमाम कार्य चल रहे हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों के सामने रखा। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। और पोलैंड में दूरदर्शन के लिए तब गर्व का पल रहा जब कुछ लोगों ने कहा कि वो शुरू से ही दूरदर्शन को देखते आए हैं और दूरदर्शन की धुन मानो उनकी धड़कन जैसी है। पोलैंड से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। पोलैंड में हमें दूरदर्शन की एक प्रशंसक मिली, नाम है प्राची। प्राची, आप दूरदर्शन के खुद जो टीम है उसके पास आई और आपने दूरदर्शन को लेकर अपनी बातें शेयर करी। मतलब क्या कितना पसंद करती हैं दूरदर्शन? दूरदर्शन इज नॉस्टैल्जिया सबके लिए। हमें इसका लोगो पता है, इसका स्टिकर पता है, इसका थोड़ा सा भी म्यूजिक, जैसे हमने वो लोगो देखा सबके कानों में म्यूजिक बजने लगा। हम ढूंढते हुए आए और जब पहली बार हम आए तुम्हारे बैग्स के पास आप नहीं थे, दूसरे कोई बंदे ने बताया कि यू विल बी बैक सून। तो हम वेट करते रहे और जब आप मिले तो हमने अप्रोच किया कि बहुत खुशी हुई कि दूरदर्शन को ऐसे यहाँ पे इतने दूर आके मिलने को मिला, जो हमेशा हमने सुना है, एक इमेजिन किया है, बट इसका जो वैल्यू है, जो महत्व है, और आज जब ये मेरे घर से कनेक्ट करता है, मेरे गांव में कनेक्ट करेगा, ये जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हम सब काफी दूर से आए हैं, हम सब सुबह बहुत जल्दी निकल के बहुत प्रयास करके इधर तक पहुंचे हैं, बट आपसे मिलके ऐसे लगता है अभी दिन पूरा हो गया है। दूरदर्शन इज इमोशन, दूरदर्शन सबकी दिल की धड़कन है। बाकी चैनल बोलोगे तो वो बिजनेस है, बट दूरदर्शन हमारा बचपन है, हमारे इमोशंस है। जैसे ही हम एंटर हुए वो देखा ना दूरदर्शन, तभी हमने इमीडिएट क्लिक किया, अरे दूरदर्शन, अपना दूरदर्शन है यहाँ पे। तो दिस इज इमोशन, दूरदर्शन हमारा इमोशन है। It really brings back a lot of memories when I see Doordarshan. The logo itself, attracted our eyes directly there. दूरदर्शन को पसंद करने वाले लोग पोलैंड में मिले हैं और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि दूरदर्शन पोलैंड के जो लोग हैं उनके दिलों में भी बसता है, जो भारत से इतनी दूर पोलैंड में रह रहे हैं और अभी भी दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। बढ़ते हैं अब कुछ अन्य खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की जान चली गई है, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्युतपुरम SEZ स्थित एक कंपनी के रिएक्टर में ये ब्लास्ट हुआ है। कलेक्टर विजय कृष्णन, पुलिस अधीक्षक M दीपिका घटना की निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों को राहत कोष से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते अब अगली खबर की और। खबर है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8 से 9 अगस्त के बीच हुई रेप और मर्डर मामले की, जिसको लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार आज सीबीआई और बंगाल पुलिस की सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट भी दे दी गई है। और वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार भी आज रिपोर्ट देगी। दरअसल शीर्ष अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ममता सरकार को फटकार लगाने के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के आकलन के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया था। शीर्ष अदालत ने टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
वही बात करें अगर एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा की, उन्होंने बताया है कि निदेशक एम श्रीनिवास ने रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया है, क्योंकि दूर दूर से आए मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने रिक्वेस्ट किया है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को कि वो काम पे लौट आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है मरीज़ों को जो इतनी दूर दराज से आते हैं। करीब डेली 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं एम्स में दिखाने, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को रीअश्योर किया है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, और उसके लिए उन्होंने 2 कमिटीज़ का भी संगठन किया है। एक कमेटी है जो उनके इमीडिएट कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। एम्स में करीब 2900 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन एडिशन टू दैट हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, करीब 2815 सीसीटीवी कैमरास हैं। इन एडिशन टू दैट AI इनेबल्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरास हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि CBI और पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब सुनवाई पर नज़र रहेगी और इस नज़र रहेगी कि 13 अगस्त से CBI इस मामले पर जांच कर रही है। 9 दिनों में जांच कहां तक पहुंची है? क्या एक ही आरोपी है संजय रॉय या इसमें और भी आरोपी लिप्त हो सकते हैं? ये CBI की स्टेटस रिपोर्ट ज़रूर आ चुकी है, क्या ये सार्वजनिक भी की जाएगी? इस पर भी बड़ा सवाल है। भावना, रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की संभावना कम है, क्योंकि ये रेप से जुड़ा मामला है और जहां तक प्राइवेसी की बात थी, कोर्ट ने इसको लेकर के पहले भी सभी सोशल मीडिया साइट से कहा कि वो पीड़ित का नाम और जो भी पहचान है उससे जुड़ी जानकारी हटाएं। इसीलिए स्टेटस रिपोर्ट जब CBI की कोर्ट को दी जाएगी तो उसकी भी जानकारी सार्वजनिक होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि एक तो ये जाँच को प्रभावित कर सकती है और दूसरा ये पीड़ित की निजता से भी जुड़ा मामला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह सामने आ सकती है कि CBI को कितना वक्त लगेगा इस जांच को पूरा करके एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में। इस बात को लेकर के कोर्ट पूछ भी सकता है CBI को और CBI भी इसकी जानकारी कोर्ट को दे सकती है। इसके अलावा अभी तक क्या जानकारी है CBI के पास, वो जाहिर है कोर्ट को तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल ही जाएगी कि कलकत्ता पुलिस की जो पूरी एक थ्योरी थी और एक ही इसमें आरोपी कोलकाता पुलिस ने बनाया था शुरू में, क्या वो थ्योरी ठीक थी या कहीं जाँच को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जैसा कि आरोप लगातार वहाँ पर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के लोग भी लगाते रहे हैं कि जाँच में लापरवाही बरती गई कोलकाता पुलिस की तरफ से। तो CBI की जांच से ये भी साफ होगा कि क्या कोलकाता पुलिस ने गंभीरता से कोशिश की है इस केस को सॉल्व करने में, या इसको कवर अप करने की कोशिश की गई शुरुआती दिनों में। बंगाल सरकार को जो अपनी रिपोर्ट देनी है वो इस बात को लेकर देनी है कि जब वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो रहे थे तो प्रशासन ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और ये हज़ारों की भीड़ अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करती है, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करती है, ये सब कैसे होने दिया गया, इसमें किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। इसको लेकर के ज़रूरी निर्देश भी दे सकता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और कौन लोग इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। जी, हालांकि विकास बंद लिफाफे में रिपोर्ट ज़रूर सबमिट कर दी गई है, लेकिन अगर बीते 9 दिन की बात करें तो कई कड़ियां बनती हुई नजर आई हैं, कई डॉट्स को मिलाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने टास्क फोर्स गठन करने की बात की है। हालांकि डॉक्टरों को भी अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए कहा गया है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक टास्क फोर्स गठित नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि आप आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दें। बिल्कुल, टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ही किया है कि डॉक्टरों में एक जो विश्वास बहाली की ज़रूरत है। आप देखें देश भर में जो खासतौर से रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो वहीं रहते हैं और वहीं काम करते हैं घंटों, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। ख़ास तौर से RG कर मेडिकल कॉलेज की आप बात करें तो वहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर मांग भी की गई थी कि राज्य पुलिस को हटा करके कोई केंद्रीय बल लगाया जाए वहाँ पर, तो उसमें CISF को वहाँ पर तैनात किया गया ताकि डॉक्टरों में ये विश्वास बहाल हो कि वो सुरक्षित हैं और जिस तरह से वहाँ पर हमला हुआ था ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं होगी। इसी तरह कोर्ट ने ये पहले भी अपील की थी डॉक्टरों से देश भर में कि कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी ये सुनिश्चित करने में कि डॉक्टरों की सुरक्षा, खास तौर से महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो, स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसी को लेकर टास्क फोर्स गठित किया गया है। हालांकि असर इस अपील का बहुत ज़्यादा डॉक्टरों पर दिखा नहीं है। इस पहलू पर भी आज कोर्ट हो सकता है दोबारा एक बार अपील करे डॉक्टरों से कि वो ये हड़ताल छोड़ करके काम पर वापस लौटें। लेकिन ये कोर्ट ने माना कि ये कोलकाता का जो पूरा मामला है इसने पूरे देश पर असर डाला है और इसके असर के चलते ही डॉक्टर्स में इस तरह की इनसिक्योरिटी की भावना है। ये सब
राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। इसको लेकर के सभी राज्यों से डेटा भी मांगा गया है कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं ख़ास तौर से महिला डॉक्टरों के लिए हैं, उनके लिए सेपरेट रेस्ट रूम्स और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बाकी लोगों की एंट्री ना हो। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के क्या आंकड़ा है राज्यों के पास मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों का, उसका सारा ब्यौरा भी कोर्ट को सौंपा जाना है। उसके बाद सभी राज्यों को भी इस तरह कुछ ज़रूरी निर्देश दिए जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किस किस तरह से किए जा सकते हैं। जी विकास, इसके साथ साथ अगर देखें तो सीबीआई पिछले 9 दिनों से इस मामले पर गहन जांच कर रही है और हालांकि मुख्य आरोपी अभी संजय रॉय जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों से पूछताछ जारी है, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है, जिनसे सीबीआई ने लगातार कई बार पूछताछ की और करीब करीब 70 घंटे की पूछताछ उनके साथ हो चुकी है। प्रेशर बड़ा है विकास, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मामला बहुत संगीन है और सीबीआई पर प्रेशर बहुत है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को कोई डेडलाइन भी दे सकती है कि इतनी तारीख तक आप जांच को खत्म करें या जांच पूरी करके निष्कर्ष पर आए? देखिए, डेडलाइन कोर्ट निश्चित करेगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी स्टेटस क्या है जांच का, पहले तो कोर्ट को ये देखना है कि रिपोर्ट में क्या सीबीआई बताती है। जहां तक सीबीआई की कार्रवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके अगले ही दिन टीम वहाँ पर पहुँच गई थी और क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। अभी तक 2 ही लोगों से जो मुख्य तौर पर सीबीआई जानकारी दे रही है कि 2 लोगों से पूछताछ जारी है, जिनमें एक मुख्य आरोपी है और दूसरे जो प्रिंसिपल हैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज के, उनसे पूछताछ चल रही है। आप बता रही हैं, जैसा आपने बताया 70 घंटे से ज़्यादा सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। मुमकिन है कि इस घटना के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और मामले भी हो सकते हैं जिनको लेकर के प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ की जा रही है। खासतौर से आप देखें कि बंगाल सरकार ने इस बीच में एक एसआईटी गठित की है कि क्या वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं भी चल रही थी मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें भी प्रिंसिपल की क्या भूमिका थी। ये महकमा अगर हम देखें स्वास्थ्य विभाग वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं वहाँ पर, तो ये मामला काफ़ी गंभीर भी है और पेचीदा भी है। किन किन पहलुओं पर सीबीआई जांच कर रही है वो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन जो मर्डर को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में 11 बजे तक उम्मीद है कि कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट खोली जाएगी और उसके बाद ये पता चल सकता है कि सीबीआई ने जो अब तक जांच की है, क्योंकि आप देखें कि कलकत्ता पुलिस के पास जब मामला था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम सीन को छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई उससे बचने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए क्या क्या कर रही है, कितने दिनों में जांच पूरी कर ली जाएगी, इस तरह की अहम जानकारी ज़रूर आज सार्वजनिक हो सकती है। जी विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी देती है उस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की बात कर लेते हैं, जिस पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की पहली बैठक आज 11 बजे निर्धारित की गई है। संसद परिसर में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। लोकसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति रेवती मोहते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर 20 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और अब बात उत्तर प्रदेश के बड़े आदेश की बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा ना देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर देना होगा। अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दिया होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 18 अगस्त 2023 के तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखने में यह आया है कि
यह संख्या बहुत कम है। आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, हिंदू युवती का निकाह कराने वाले मौलाना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मौलाना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मौलाना, पादरी या फिर कर्मकांठी किसी को अवैध तरीके से धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हिंदू युवती के जबरन निकाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना मोहम्मद शान आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा। अधिनियम के तहत फादर, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला भी दोषी होंगे। किसी भी तरह से बलपूर्वक धर्मांतरण करना विधि के विरुद्ध है। धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, गलत बयानबाजी कानून के खिलाफ है। प्रलोभन देकर किसी को धर्मांतरित नहीं किया जा सकता। शान आलम के नाम से एक्यूज की बेल पेंडिंग थी। वो बेल के जो फैक्ट थे वो पादरी थे, जिसको हम रिलीजियन कन्वर्टर बोलते हैं या मौलाना बोल सकते हैं। बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि क्योंकि ये जो एक्ट है ये सेकुलरिज्म की आत्मा को जिंदा रखता है, इसलिए इस एक्ट का निर्माण किया गया है 2021 में। क्योंकि हमारा संविधान जो है जो रिलीजन स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सारे धर्म को समान मानता है। हमारा स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन उसके लिए समान हैं और किसी को भी किसी धर्म पे उसको ऊपर रखने की इजाज़त नहीं देता। ये हमारा जो संविधान है यही उसकी आत्मा कहती है और यही उसका संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा हुआ है। मामला गाजियाबाद के अंकित विहार थाने का है। धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ित लड़की ने बयान दिया था कि उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और जबरन निकाह किया गया। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शान आलम को यूपी के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धारा 2(1) के तहत उत्तरदायी माना है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत अब यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है अथवा षड्यंत्र करता है तो उसके अपराधों को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने धर्मांतरण कानून में विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला या बल प्रयोग करता है, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे न्यूनतम 20 साल की सजा होगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। अब इस विषय पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार के मदरसे एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। ये पुस्तक बड़े पैमाने पर बिहार के मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। वहीं इन मदरसों में भी हिंदू बच्चों के भी दाखिला लेने की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इसकी कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बिहार राज्य में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम व ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है। इस किताब में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिए जाने की सूचना मिली है, परंतु बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। हिंदू बच्चों को मदरसों से स्कूल में स्थानांतरित करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने बताया है कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है।
इस मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से अपना फ्रंट खोल दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है। इसमें लिखा गया है कि काफिरों पर अत्याचार करो, और ऐसे में सोचना होगा कि देश में क्या तैयार हो रहा है, बिहार में किस चीज की तैयारी चल रही है। बिहार के मदरसों में जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तानी किताब तामिल्ला इस्लाम से एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है और उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों पर अत्याचार करो। यह इस देश में क्या तैयार हो रहा है। वहीं मदरसे के मामले में मुख्य विपक्षी दल राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एजेंडा की राजनीति वो लोग चला रहे हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे बुनियादी तालीम हासिल करें, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करें। जिस किताब के संबंध में पाकिस्तानी किताब कहा जा रहा है वह तालीमुल इस्लाम है। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मदरसा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रियांक कानूनगो के अहम सवाल उठाने के बाद जो बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन जय कुमार के साथ पटना से मधुरेश नारायण। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन आज केंद्रीय गृह सचिव की भूमिका संभालेंगे। वो अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। गोविंद मोहन इस पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव थे। गोविंद मोहन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BTech स्नातक और IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा किया है। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी गोविंद मोहन केंद्रीय गृह मंत्रालय में OSD के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दिल्ली NCR में कुछ ऑटो टैक्सी यूनियनों ने 2 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया है। ऑटो टैक्सी यूनियनों ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में गुरुवार से हड़ताल की घोषणा की है। ऑटो टैक्सी की ओर से 22 और 23 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसका असर दिल्ली समेत NCR के अन्य शहरों में भी रहेगा। और एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आज मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 657 में बम होने की धमकी मिलने के बाद विमान की तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ने आज सुबह 5:45 पर मुंबई से उड़ान भरी और इसे 8:10 पर लैंड करना था, लेकिन बम की आशंका होने की वजह से लैंडिंग 10 मिनट पहले की गई। विमान को तुरंत टैक्सीवे की ओर मोड़ दिया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चालक दल सहित सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके सामान की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से आगे की जानकारी अभी भी प्रतीक्षित है। खबर अब झारखंड राज्य की राजनीति से। झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान के बाद अब कांग्रेस में भी विरोध की सुगबुगाहट दिखने लगी है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने अपनी ही पार्टी के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुखदेव भगत ने रामेश्वर उरांव पर कांग्रेस विरोधियों को संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद कांग्रेस में भी अंतर्कलह। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ खोला मोर्चा। 2 कांग्रेसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आए आमने सामने।
अफसर कुरैशी को मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त करना रामेश्वर उरांव के लिए बना जंजाल। कांग्रेस आला कमान तक पहुंची रामेश्वर उरांव की शिकायत। झारखंड में चुनावी साल में अंतर्कलह कांग्रेस पर पड़ सकती है भारी। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में इंडी गठबंधन के घटक दलों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झामुमो नेता चंपई सोरेन के बगावती तेवर के बाद कांग्रेस में भी अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है। पार्टी विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव पार्टी के ही नेताओं के निशाने पर हैं। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव के लिए विधायक दल के नेता के तौर पर ताजपोशी होने के साथ ही यह कांटों का ताज साबित होता दिख रहा है। दरअसल उन्होंने हाल ही में अफसर कुरैशी को अपना मंत्री प्रतिनिधि बनाया है, जिस पर सांसद से लेकर लोहरदगा के कांग्रेसी ऐतराज जता रहे हैं। अफसर कुरैशी पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी काम किए हैं। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत इस मामले पर काफी मुखर है। मैं समझता हूं कि अगर इसे कहा जाए तो ये उनके सोच, उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है। सांसद के साथ साथ लोहरदगा के कांग्रेसी भी रामेश्वर उरांव के इस कदम से खासे खफा है। उन्होंने इसे पार्टी विरोधी कदम बताते हुए कांग्रेस आलाकमान से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर श्री उरांव को नेता विधायक दल के पद से हटाने की मांग की है। सांसद ने तो राज्यपाल से भी श्री उरांव की शिकायत करने की बात कही है। ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं? वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस पर महामहिम राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे मैं कल बात करूंगा, मैं हेमंत प्रभारी जी से बात करूंगा। क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और दोनों का कार्यक्षेत्र लोहरदगा ही रहा है। दोनों के बीच अदावत पुरानी रही है, जो एक बार फिर बॉक्साइट नगरी में गर्माहट पैदा कर रही है। रामेश्वर उरांव जहां भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, वहीं सुखदेव भगत राज्य प्रशासनिक सेवा में योगदान देने के बाद राजनीति के मैदान में आए हैं। ऐसे में दोनों नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और एक दूसरे की जमीन खिसकाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, जिसका ताजा उदाहरण मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति को जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान झारखंड कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं की कलह को किस प्रकार चुनावी वर्ष में दूर कर पाती है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। खबर अब मिजाजे मौसम से जुड़ी हुई। देश भर में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में कल से 25 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 25 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि राजधानी दिल्ली में बारिश हुई थी, जिससे दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली थी। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और राहत शिविरों में स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। बात अब ओडिशा की कर लें तो ओडिशा में बिजली गिरने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 और लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ताजा मौतों के साथ पिछले सप्ताह से बिजली गिरने से मरने वालों की कुल संख्या अब 21 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार जल्द ही वज्रपात से जान बचाने के लिए पहले चरण में राज्य में 20 लाख ताड़ के पेड़ लगाएगी, जिन्हें बिजली रोकने के लिए रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई थी। आगामी 23 अगस्त यानी कल देश पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है।
यह न केवल जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी दिन है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल इसी दिन 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया था। यह देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसकी थीम चंद्रमा को छूते जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखी गई है। Celebration is also a day of reflection and retrospection, and also of a roadmap charting for the future. So we have also tried to formulate the program accordingly, given it an academic outlook with a futuristic vision. राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत ने पिछले 3-4 वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। निजी भागीदारों के साथ सहयोग के कारण कुछ महीनों के भीतर अंतरिक्ष क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने भी बजट में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि करने की बात कही थी। We have now made a quantum leap in the last 3-4 years. We were just one-digit startup. Now we are nearly 300. And as the finance minister announced in our budget, we are going to be having a 5-time increase in the space economy over the next 10 years. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही आने वाले समय में इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर खोलना है। इसका लक्ष्य विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम आदमी तक पहुंचाना भी है, जहां वह वैज्ञानिक जानकारी और नवाचारों को आत्मसात करके लाभ उठा सकता है और वह अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात खेलों की। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में अपने नाम की धूम मचाने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का भरोसा है कि वे अगले ओलंपिक में मेडल का रंग बदलने में जरूर कामयाब होंगे। इसके साथ ही साथ मनु ने इस बात को भी माना कि टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक तक की उनकी यात्रा अनुभव से भरी रही है। मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक में मिली उनकी सफलता और उनकी कामयाबी ने किस तरह से देश में निशानेबाजी के खेल को नया आयाम दिया है, इस पर विस्तार से बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो आपको छूट जाते हैं इस खास साक्षात्कार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इतिहास रचना बच्चों का काम नहीं, लेकिन अनुभवों से सीख सीख कर बच्चे बड़े होते हैं और इतिहास रच डालते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है हमारी मेहमान भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। मनु, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई डीडी न्यूज़ की ओर से कि आपने पेरिस ओलंपिक में देश का परचम लहराया और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी रही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मनु, ये अपनी तरफ होता है कि सक्सेस मिलती है, उसके बाद जिस तरह से शोहरत मिलती है, जिस तरह से नाम होता है, सब कुछ अपनी तरफ एक तरफ होता है। लेकिन क्या वाकई जब आप पेरिस ओलंपिक जा रही थी तो क्या उस वक्त दिलो जहन में इस तरह का कहीं ख्यालात था कि जब जा रहे हैं तो इस कामयाबी के साथ वापस आएंगे, कि अब चारों तरफ जो चर्चा है वो सिर्फ एक ही एथलीट की है और वो है मनु भाकर? सर, मैंने तो सिर्फ ओलंपिक तक ही सोचा था, मैचेस तक ही सोचा था। उसके बाद का तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेडल आएगा तो क्या होगा या मेडल नहीं आएगा तो क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ वही था कि परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया देनी है। और जो टोक्यो से सीखा था, जो पिछले ओलंपिक से सीखा था, उसको बस कहीं ना कहीं सही करना है, वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। और जो सीखा है ट्रेनिंग में, उसको जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह से एक लहर दौड़ी है खुशी की, लेकिन उससे पहले का मोमेंट क्योंकि आप ही अच्छे से समझा सकती हैं कि क्या कुछ दिलो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इंडिया का खाता नहीं खुला हुआ था और उस वक्त पे क्या इस तरह का कोई प्रेशर दिलो दिमाग पे भी था? इस तरीके का प्रेशर तो नहीं था, बस खुद से कुछ उम्मीदें थी और प्रेशर सिर्फ इसी चीज़ का था कि जो
ट्रेनिंग इतनी जो करी है उसके बाद यहाँ तक मतलब सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, और जितना कुछ सीखा है बस मुझे अपनी तरफ से पूरा अच्छे से करना है। और रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं सोचा था मैंने, सच में बताऊँ तो बस यही सोचा था कि बस अपना जितना हो सके बढ़िया करना है, परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, जितना सीखा है वो पूरा का पूरा अच्छे से करना चाहिए। मनु, आपने 10 मीटर में पहले इंडिविजुअली जीता, उसके बाद जब मिश्रित टीम की बारी आई तो वहाँ पे भी आपने इतिहास रचा, तो 2 बैक टू बैक मेडल थे, और उसके बाद थर्ड पे जब आप 25 मीटर गई, हालांकि वहाँ पर सिर्फ महज कुछ पॉइंट से आपको रह गई, 1 पॉइंट से शायद रह गई थी उस वक्त पे आप, तो जो 1 पॉइंट रह गया है ये किस तरह की एक आपको एक फीलिंग अंदर से दे गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथिंग मूव भी है कि जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक एथलीट है वो ये दिखा रहा है कि हम लगातार जो हैं वो हर कैटेगरी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ इस तरह की कुछ एक फीलिंग रह गई थी? जी बिल्कुल, मेरे जैसे 3 इवेंट्स हैं, 10 मीटर, मिक्स डबल्स और 25 मीटर्स। सब में ही मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, पर वो गोल्ड जितनी नहीं हो पाई, और तीसरा और चौथा मुझे स्थान मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुझे आगे भी और पुश करेगा कि जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है उसको कैसे हम समझ के उसको तराश सके। तो आई थिंक ये मैं इसको एक मोटिवेशन की तरह लेती हूँ कि आगे ये जितना किया है उससे थोड़ा सा और कुछ करना है, तभी मैं और ऊपर पहुँच पाऊँगी। अच्छा, इस सब के बीच में क्योंकि गैप्स भी थे और लगातार खबरें जो हैं वो, जब आपने फर्स्ट मेडल जीता उसके बाद आपने जब सेकंड मेडल जीता तो ज़बरदस्त एक माहौल जो था वो पूरे देश में था, तो इस सब के बीच में क्या कुछ आप तक खबरें आ रही होंगी, तो क्या आप उस वक्त क्या एक फीलिंग चल रही थी आपके जहन में, उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं, बताइए। उस समय तो मुझे कोई खबरें नहीं पता थी, उस समय तो सिर्फ यही था जो आज मैच हो गया, जैसे फाइनल आज हुआ है, पहला मेडल आया है, कल दोबारा एक और मैच है मिक्स डबल्स का, फिर उससे अगले दिन उसका फाइनल है, फिर उससे अगले दिन ट्रेनिंग है, फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग, और फिर मैच है, और फिर अगले दिन भी मैच है। तो शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैंने ना तो फ़ोन यूज़ किया, ना मैंने ज़्यादा किसी से दोस्तों में भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो इतना तो नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, पर बस पूरा ध्यान वही था कि अगला इवेंट। घर में कोई बातचीत हुई इस दरमियान? घर में बातचीत हुई, पर हम शूटिंग के बारे में या फिर मेडल्स के बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि मुझे किस तरीके की बातें करना पसंद है। नॉर्मली जैसे जब मैं मैचेस में होती हूँ तो हम शूटिंग के अलावा कुछ और ऐसे ही बात करते हैं। मनु, ज़ाहिर तौर पर एक एथलीट जो होता है उसका दिलो दिमाग अपने सिर्फ खेल पे फोकस होता है, लेकिन हम जब इस दरमियान आपके घर गए और वहाँ पे लोगों से जब बात की तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो थे वो निकल करके सामने आए, और उनमें सब में यही था कि हमें भी अब शूटिंग में ही जो है वो अपना भविष्य बनाना है और शूटिंग में ही खुद को आगे बढ़ाना है। तो कैसे आप इस पूरे एक सिनारियो को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है शूटिंग को लेकर। जहाँ पहले ज़्यादातर लोग जैसे स्पेशली हरियाणा में कबड्डी कुश्ती को लेकर बहुत, बॉक्सिंग हो गई बाकी, और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। मुझे लगता है वो चीज़ शूटिंग के प्रति भी थोड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और बहुत सारे लोग शूटिंग को एज अ करियर भी अपनाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली शूटिंग के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, ना सिर्फ शूटिंग में बल्कि हमारे सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर खिलाड़ी अच्छा करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर इस ओलंपिक की बात करें, हमने मेडल भले ही 6 जीते, लेकिन आपको लगता है कि हम इस बार आगे बढ़े हैं, न केवल शूटिंग में बल्कि कुछ और भी गेम्स हैं जिनमें हमने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अगर शूटिंग की बात करें तो अर्जुन बपूदा को हमने देखा, रमिता जिंदल को देखा, तो जो 4th पोजीशन पे आने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आप मानते हैं कि अच्छा साइन है कि हम कहीं ना कहीं हर गेम में अपने आप को आगे भी ला रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इस ओलंपिक्स में हमारे 7 या 8 लोग हैं जो 4थे नंबर पर रहे हैं, जिनमें से एक मेरा भी स्थान 4थे नंबर पे था। तो मैं मानती हूँ कि प्रोग्रेस बहुत कर रहा है, और शूटिंग स्पेशली अगर आप देखो तो पिछले ओलंपिक से यहाँ तक इस ओलंपिक में बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस देखी है।
और बिल्कुल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें थोड़ा सा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी हम थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर कुछ 15-20 मेडल्स जीत पाएंगे। आप जिस तरह से आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने अब खिलाड़ियों को हर स्तर पे गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी जो है वो मिल रही है। हमने खुद देखा कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को गर्मी ना लगे, इसके लिए बाकायदा AC का भी इंतज़ाम जो है वो भारत सरकार की ओर से किया गया। तो ऐसे में अब जो एफर्ट खिलाड़ी की तरफ से आना है, उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके आप समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से कहाँ पर हमें खुद को आगे लाना होगा खिलाड़ियों को, जो हम अपने जो नंबर्स ऑफ मेडल्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। मैं मेरी तरफ से जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे दूसरे देशों में, कई देशों में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से चुन लिया जाता है किसी खेल के लिए, या फिर उनको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें सबसे बेहतरीन जो बच्चा उसमें परफॉर्म करता है उसके लिए उसको ले लिया जाता है। तो आई थिंक अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से, जैसे शूटिंग के लिए मान लो 10 से 15 साल के बच्चों को आप ले सकते हो, फिर उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको फिर उनके 10 साल के करियर के बाद वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी हो जाता है कि वो ईज़िली किसी भी स्टेज पे जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे जिम्नास्टिक्स है, उसमें शायद 5 साल के बच्चों को लेते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये बहुत सारे देश करते हैं, जिनका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अभी मोस्टली ये होता है कि हम बच्चे को कोई खेल पसंद आया, पेरेंट्स ने उसको उसमें सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ा थोड़ा, उसके बाद सरकार ने उसको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद फिर वो वर्ल्ड लेवल पे खेलना शुरू किया। तो उसमें अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो बच्चा नहीं आगे आ पाता। तो उस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग आप एज के एकेडमीज़ भी होनी चाहिए कि आप बच्चों को चुन लो पहले ही कि भाई ये इन खेलों के लिए। तो एक नर्सरी के तरीके का कल्चर और सिस्टम शुरू हो जाएगा, जो आगे आने वाले भविष्य के लिए, स्पोर्ट्स भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। उसी तरीके से जैसे जूनियर प्रोग्राम की भी बात हमने काफ़ी करी है, तो जूनियर प्रोग्राम भी उसी तरीके का था जिसमें बहुत सारे यंग बच्चों को ले लिया जाता था और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। जी, जब हम बात करते हैं टॉप स्कीम की, जब हम बात करते हैं खेलो इंडिया की, तो इन स्कीम्स का किस तरह से बेनिफिट जो है वो ओलंपिक लेवल पे आकर के मिलता है? जी, जैसे मैं टॉप स्कीम का हिस्सा हूँ 2018 से ही, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और वहाँ से मुझे जितना वो लोग कर सकते हैं उतना तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिला है। और कभी कभी होता है कि एक खिलाड़ी को अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक खिलाड़ी पर होती हैं कि अगर मान लो वो 24-25 साल का लड़का है तो उसको लगता है कि भाई मतलब फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करें, या फिर एटलीस्ट फैमिली से हम फैमिली के ऊपर हम रिलाय ना करें, बोझ ना बने कि मतलब पैसे उधर भी हम फैमिली से भी लेने पड़ रहे हैं। तो एक लेवल के बाद जब आप टॉप स्कीम में आते हो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हो कि मुझे अगर विदेश में ट्रेनिंग करनी है, या फिर मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए है, या फिर अगर रोज़मर्रा के खर्चे की बात है तो वो उन सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो एक रिलीफ की तरीके से हम देख सकते हैं उसको। और आई थिंक फॉरेन एक्सपोजर हो गया, कुछ कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, तो उन सब के लिए भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस सब से हट करके एक सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक के दरमियान सब कुछ ऐसी यादें जो आप अपने साथ यहाँ पर शेयर करना चाहें, क्योंकि मेडल आने के बाद एक अलग ही माहौल था पूरे इंडियन कैंप में, कुछ उससे जुड़ी कोई ऐसी याद जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से मुझे 2-3 लोगों ने तो बोला था कि मतलब परफॉर्मेंस जैसे हमारी काफ़ी अच्छी रही थी, मेरी पर्सनली बहुत बढ़िया रही थी। तो उन्होंने बोला था कि हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मोटिवेटेड सा फील हो रहा है, हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमें भी अच्छा करना है। तो उस तरीके का माहौल बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अगर कोई बच्चा हमारी टीम से मेडल लाता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी बढ़िया करना है, उसने अच्छा किया है, हम भी कर सकते हैं। तो एक उस तरीके की भावना होती है जो बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल बना देती है पूरी टीम के लिए। और एक किस्सा जो मुझे याद है और मैं नहीं भूलूँगी वो है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस आया करते थे तब हमें हमारा लंच का टाइम ख़त्म हो जाया करता था। तो मैंने लगभग 1 हफ़्ता पूरा मैं बिना लंच किए ही मुझे रहना पड़ा। वर्कआउट मैं सीधा फिर जिम चली जाती थी, जिम के बाद फिर डिनर करके फिर मेडिटेशन और सोना।
बिल्कुल मनु, अब ये आखिरी सवाल है कि हम मनु को ओलंपिक के बाद अब दोबारा कब शूटिंग रेंज में देख सकते हैं? अभी तो 3 महीने की जो छुट्टी है उसके बाद तो बिल्कुल देख सकते हो आप कभी भी। यानी कि ISSF वर्ल्ड कप इस बार शायद आप मिस करेंगे? कॉम्पिटिशन्स में कुछ टाइम के लिए नहीं खेलूंगी अभी जी। चलिए, बिल्कुल कंपटीशन भले ही आप ना खेलिए, लेकिन अपनी रिदम को जो है वो आप इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि मेडल का रंग लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं अब बदलना चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मनु भाकर, जिन्होंने अपने खट्टी मीठे अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक के दरमियान उनके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ थीं और उन्होंने उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया। बहरहाल अभी फ़िलहाल वो लंबा ब्रेक लेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद उनका ये वादा है कि वो लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं मेडल के रंग को चेंज करके दिखाएंगी।